आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है? एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी। जी ऑब्वियसली आज हम लोगों ने जो टॉपिक के बारे में बात करनी है दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी। जब एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी आपको क्लियर हो जाएगी देन आपको समझ आएगी कि बेसिकली ब्लड बैंकिंग का जो काम है वो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से चल रहा होता है। पहले हम लोग ये सारा कुछ पढ़ेंगे, देन उसके बाद मैं इसको इंटेग्रेट करूंगी विद द ब्लड बैंकिंग, जिससे आपको समझ आएगी कि बेसिकली हमारी बॉडी में सारी की सारी ब्लड बैंकिंग चल कैसे रही है। आपको याद होगा ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई टोल्ड यू गाइस कि ब्लड बैंकिंग का एक और नाम होता है। ब्लड बैंकिंग का एक और नाम होता है जिसे हमने कहा, क्या कहा था हमने? इम्यूनोहिमाटोलॉजी। इम्यूनोहीमाटोलॉजी। यानी कि जब भी हम लोग ब्लड बैंकिंग का कुछ पढ़ रहे हैं तो वो हम उसमें क्या चीज ऐड है? हमारा कौन सा सिस्टम? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम। ब्लड इम्यून सिस्टम। बैंकिंग बेसिकली है इम्यूनोहीमाटोलॉजी। हिमाटोलॉजी का वो पार्ट जिसमें आप बेसिकली बात कर रहे हो जिस अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में। अब इसमें क्या हो रहा होता है, आपने पढ़ा होगा ए एंटीजन बी एंटीजन, ए एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी। ये नाम सुने हुए ना आपने? यस मैम। ठीक है। यानी कि एंटीजन एंटीबॉडीज बेसिकली अ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, ठीक है, दैट इज रेलिवेंट टू आवर इम्यून सिस्टम। तो जब हम लोग अपनी ब्लड बैंकिंग के बेसिक के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सबसे बेसिक चीज जो हमारे पास आ रही होती है वो होती है उसका एंटीजन और एंटीबॉडी, वो किस तरह से आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं, किस तरह से एंटीबॉडी को एंटीजन की रिकग्निशन हो रही है, किस तरह से एंटीबॉडी बन रही है। ये सारी चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती हैं। सो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी को जानना। इज दैट क्लियर? आज के हमारे लेक्चर के फाइल यस सामने मैम। आइए। अच्छा चलें जी, आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एन एंटीजन। ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी बेसिकली है क्या? ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी क्या है? वो हमारे पास हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, और उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडीज बन रही हैं। और वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? वो एंटीजन रिलेटेड है हमारे ब्लड से रिलेटेड। वो एंटीजन बेसिकली हमारे ब्लड से रिलेटेड है। वो एंटीजन क्या हो सकते हैं? ब्लड में क्या होता है सबसे मेजर? आरबीसीज। आरबीसी। वो एंटीजन हो सकते हैं आरबीसी के, वो एंटीजन हो सकते हैं डब्ल्यूबीसी के, वो एंटीजन हो सकते हैं प्लेटलेट्स के, वो एंटीजन हो सकते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल विच हैज एंटर्ड इनटू आवर बॉडी। ठीक है। वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है। तो एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी एक्सप्लेन क्या कर रही है? एंटीजन एंटीबॉडी हमारे पास एक्सप्लेन कर रही है कि हमारी बॉडी का जो हमारा इम्यून सिस्टम सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है, स्पेसिफिक एंटीजन को वो कैसे रिकग्नाइज कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट कैसे एंटीबॉडीज बना रहा है, या ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज बन गई हैं या अब उसने उसको रिकग्नाइज करके वो बनाई है, या उसने ऑलरेडी रिकग्नाइज किया हुआ था, उसने एंटीबॉडीज बना के रखी हुई थी किसी भी तरीके से। तो जो एंटीजन अब वो हमारे पास दोबारा आया है उसके साथ एंटीबॉडीज का इंटरेक्शन कैसे होगा, ये हमें कहाँ से पता चल रहा होता है? ये हमें पता चल रहा होता है एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी से। अब इसमें इसको ब्लड बैंकिंग के साथ साथ ही एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन का ब्लड था ए, ठीक है, एक पर्सन का ब्लड था ए। अब ए वाला जो पर्सन है अगर उसके अंदर ए वाली एंटीबॉडी आ जाए तो क्या ए वाली और बी वाली एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे? लेट्स सपोज एक पर्सन में एक वाला एंटीजन है ना, उसकी अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी उस वाले एंटीजन के साथ बाइंड करती है। ये बात आपने याद रखनी है। एंटीजन एंटीबॉडी बेसिकली हमें ये बात बता रही है कि अगर कोई स्पेसिफिक एंटीजन मौजूद है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जब होगी वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। और एक जो एंटीजन है अगर वो बॉडी का फॉरेन एंटीजन है तो बॉडी उसके अगेंस्ट उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडी बनाएगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अभी तक की बात समझ आ गई? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी में क्या पढ़े हैं। अब हम बात कर रहे थे ए एंटीजन की। एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है ए। अब किसी तरह से उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया इस तरह का जिसमें उसको बी ए के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी उसकी बॉडी में एंटर हो गई। तो इसके नतीजे में क्या हो जाएगा? वो पर्सन क्या बीमार हो जाएगा? अगेन बच्चे क्या बता दूं मैं? अच्छी बात है, हम लोगों ने सारी पढ़नी है, आपको ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी। अच्छा चलिए इसके नतीजे में क्या होगा वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज एन एंटीजन। हम लोगों ने उस दिन भी बात की थी। एंटीजन बेसिकली क्या होते हैं? दे आर
मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं? दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। अब ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि बॉडी की अपनी भी होती हैं और वो बॉडी की आउटसाइड भी हो सकती हैं। ठीक है, बॉडी के सेल्फ एंटीजन भी होते हैं और आउटसाइड द बॉडी भी एंटीजन होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्शन करके एंटीबॉडीज बना रही है तो वो फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट बनाती है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी हमारी अपनी ही बॉडी के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे तो क्या ये हेल्दी अप्रोच होगी हमारी बॉडी की? नो मैम, डेथ हो No. सकती है इस सिचुएशन में। सीधा डेथ पे कौन पहुंच गया, अल्लाह माफ करे? कौन बोला है? कौन बोला है बच्चे? छोटा सा इंसिडेंट याद आया। ये तो वो बात होगी कि हमारे टीचर ने हमसे पूछा कि एक पर्सन में क्या अनीमिया, एक पर्सन को एस बी कम है, तो हमने भी सीधा ये बोला कि सर उसकी तो डेथ हो जाएगी। तो सर कहते हैं भाई बच्चों, डेथ पे पहले जरा बाद में पहुंचना, पहले उसको थोड़ा जिंदा मैम, इलाज कर लो। मैम अगर उसका इम्यून सिस्टम अपने ही खिलाफ बनाएगा तो उसकी वो बच्चे मतलब ऑटोइम्यून हेल्दी तो नहीं रहेगा ना पर्सन। ऑटोइम्यून डिजीजेज होती हैं, वो बॉडी के जिस पार्ट के अगेंस्ट होती है उसके हिसाब से होता है कि पर्सन में किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। सीधा बंदे को कब्र में नहीं डाल देना आपने, इलाज करना है पहले। ठीक है, अब क्या होता है कि जब एक फॉरेन एंटीजन खास तौर पे जब बॉडी के अंदर आता है तो उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, ट्रिगर होता है, वो उसके अगेंस्ट रिएक्शन करता है। अब ये एंटीजन हमारे बॉडी के क्या हो सकते हैं? वो कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास वो कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, जो फॉरेन हो सकता है, वायरस हो सकता है, इनके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या इवन ये पोलन्स भी हो सकते हैं। एनीथिंग विच इज फॉरेन टू योर बॉडी इज एन एंटीजन। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास एंटीजन होता है ना, वो हमारे पास एक प्रोटीन नेचर का होता है, एंड इट कैन आल्सो बी समथिंग अदर देन प्रोटीन नेचर। ठीक है, ये चीज हो गया हमारे पास एंटीजन। अब एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन के अगेंस्ट जो प्रोटीन्स हमारी इम्यून सिस्टम ने जनरेट की करवाई हैं, जो कि उस एंटीजन के साथ बाइंड करने की सलाहियत रखते हैं, उनको हम कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज मैम। ठीक है, और एंटीबॉडीज का एक और नाम भी होता है, उन्हें हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। उन्हें हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, एंटीबॉडीज जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। अब ये एंटीबॉडीज बेसिकली बी सेल्स जनरेट करवाते हैं, यानी कि आपके ब्लड बैंकिंग का जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपके सेल कौन कौन से इंपॉर्टेंट आ गए, आपके डब्ल्यूबीसीज इंपॉर्टेंट आ गए, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, जो कि एंटीजन की रिकग्निशन में और फर्दर उसके एंटीबॉडीज बनाने में काम आ रहे होते हैं। यानी कि एक एमसीक्यू पॉइंट के हिसाब से आ गया कि हमारे पास ब्लड बैंकिंग में हमारी जो डब्ल्यूबीसी इन्वॉल्व है वो बेसिकली कौन से हैं? लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे हैं? बी लिम्फोसाइट्स टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज हैं जो कि एंटीबॉडी जनरेट करवा रहे हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ये बेसिकली बाइंड करते हैं अगेंस्ट दैट एंटीजन। अब जो वो इस अगेंस्ट दैट एंटीजन बाइंड करेंगी तो ये होगी हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी। यानी कि एक एंटीजन आया, इम्यून सिस्टम ने उसको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई, एंड दैट स्पेसिफिक एंटीबॉडी हैज द पावर टू बाइंड विद दैट एंटीजन। समझ आई है कुछ? ओके, यस मैम। चलें जी, ये बात हो गई। बच्चे टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर कोई फॉरेन एंटीजन आया है, और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी ए के बाद जो बी आता है ना, बी बी लिम्फोसाइट्स बना रहे होते हैं क्या? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज। अच्छा बच्चे, दूसरी बात ये कि आपने आईफोन और सैमसंग अपने नाम नहीं रखने हैं, आपके नाम ये नहीं है, आपके जो और V20 वगैरह आपके जो अपने नाम है आपने वही रखने हैं। और दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी थी कि जिस टाइम पे आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर रहे होते हो फॉर एनी पर्पस, तो अपना नाम लाजमी मेंशन कर दिया करें, आसानी हो जाती है मेरे लिए। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं। अभी हम लोग ने बात कही कि एंटीजन और एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन हो रहा है, तो भाई एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर ऐसी क्या चीज है जिसका आपस में इंट्रैक्शन हो रहा होता है? ये पूरा एंटीजन एंटीबॉडी के साथ तो बाइंड नहीं कर रहा होता। ये बात किसी के ज़हन में आई है कि सारा का सारा एंटीजन एंटीबॉडी के साथ तो बाइंड नहीं कर रहा होता? लेट्स सपोज अगर हम लोग अपनी अम्मी से, बहन से, किसी से मुलाकात करते हैं, हम लोग उनको जप्फी डालते हैं, तो क्या हम लोग पूरे को जप्फी डाल हक करते हैं? ऑब्वियसली नहीं। हमारी, एपिटॉप्स। ठीक है, हमारी उनके साथ आर्म जो हैं वो बेसिकली आ रही होती हैं इन इंटरेक्शन। ठीक है, या अगर हम लोग किसी के साथ मुसाफिया करते हैं, हम लोग उसके साथ हैंड शेक करते हैं, तो हैंड टू हैंड टच होता है।
जस्ट लाइक द सेम वे एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन भी इस तरह का ही होता है कि उसमें पूरा का पूरा एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि उनके स्पेसिफिक पार्ट्स जो हैं वो आपस में इन टच आते हैं और वो क्या हो रहे होते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा होता है। अब हमारे पास जो हमारा एंटीजन है उसका वो पार्ट जो कि इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रहा होता है, जिसके साथ हमारी एंटीबॉडी बाइंड करेगी, उसे हम कहते हैं एपिटोप। द पार्ट ऑफ एंटीजन, ठीक है, विच बाइंड्स टू द एंटीबॉडी, उसे हम क्या कहते हैं, एपिटोप। और सेम एंटीबॉडी का वो पार्ट जो कि एंटीजन के साथ बाइंड कर रहा होता है उसे हम कहते हैं पैराटोप, उसे हम कहते हैं पैराटोप। तो बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्शन किसके जरिए से कर रहे होते हैं, दे इंटरेक्ट विद द हेल्प ऑफ एपिटोप एंड पैराटोप। यानी कि अगर हम ज्यादा स्पेसिफिकली चले जाएं तो हमारे पास ये आ जाएगा कि एंटीजन एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं किसकी मदद से, पैराटोप की मदद से और एपिटोप की मदद से। एंटीबॉडी अपना पैराटोप यूज कर रही है, एंटीजन अपना एपिटोप यूज कर रहा है, इन दोनों की मदद से एंटीजन एंटीबॉडी आपस में बाइंड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ तक आपको यस मैम। क्लियर होगी? यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि किसी पर्सन का जो आरबीसी था, आरबीसी का ऊपर स्पेसिफिक जो पार्ट है जो एंटीजन रिकॉग्नाइज हुआ है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल सैलिसाइलिक एसिड होता है आई थिंक, उसकी सरफेस के ऊपर लेट्स सपोज हम कहें कि वही है जो रिकॉग्नाइज हो रहा है। वैसे एक बात कर रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, लेट्स सपोज मैं कहूँ कि वो हो रहा है, तो अब वो एंटीजन वहां पे ऊपर उसका क्या पार्ट होगा, एपिटोप होगा, जिसके अगेंस्ट क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगी, और एंटीबॉडी का भी पैराटोप वाला पार्ट होगा जो कि उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या कर रहा होगा, बाइंडिंग कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है कि बेसिकली अगर बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आ गया तो सबसे पहले तो हमें पता चलाना होगा ना कि दुश्मन घुसपैठी आ गए हैं। कोई इंडिया का स्पाई पाकिस्तान में आके बैठ गया है तो पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा, उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स आएगा? कुलभूषण यादव कितने साल तक पाकिस्तान में रहा, किसी को पता ही नहीं था सच, तो उसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन हुआ उस टाइम पे? नहीं हुआ। जब उसको रिकॉग्नाइज किया गया तो फिर उसके अगेंस्ट क्या किया गया, मुकदमात चले और सारा कुछ हुआ। सेम लाइक दिस, इसी तरह हमारे पास इसमें भी होता है, इम्यूनोहेमेटोलॉजी में, ब्लड बैंकिंग में और इम्यूनोलॉजी में। एंटीजन बॉडी में एंटर हुआ है तो उसकी रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, आपको पता नहीं चला कि बॉडी में कुछ आ गया, तब तक यू आर अनएबल टू प्रोसेस, ठीक है, तब तक आप उसके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन आपकी बॉडी क्रिएट नहीं कर सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ योर बॉडी। अब जब एक दफा एंटीजन रिकॉग्नाइज हो गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, एंटीबॉडीज बनेंगी। एंटीबॉडीज बनेंगी बाय द बी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडी बन गई, एंटीबॉडी ने क्या की, अपना पैराटोप यूज करके उस स्पेसिफिक एंटीजन के साथ क्या किया, उसने बाइंडिंग की, ठीक है। जब उसने बाइंडिंग की, अच्छा, अब उस एंटीजन ने बेसिकली बाइंड किया विद दैट एंटीजन, ठीक है। अब उस एंटीबॉडी ने एंटीजन के साथ बाइंड किया अपना पैराटोप और एपिटोप की मदद से। अब इन्होंने अपने जो पैराटोप और एपिटोप है उनको यूज किया और उसकी मदद से इन्होंने आपस में बाइंडिंग की और रिकग्निशन हुई इनकी और बाइंडिंग हुई। अब इसके नतीजे में क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में बाइंड हो गए। अब फर्दर क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? एक फॉरेन पार्टिकल आया, उसको रिकॉग्नाइज किया गया, उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगी, अब उसके बाद क्या होना चाहिए? वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे। डिस्ट्रक्शन, या फिर उसको एक तो हो सकता है आप इसको डिस्ट्रॉय कर दें किसी भी वे से, या फिर आप उसका असर जो है उसको न्यूट्रलाइज कर दें। फॉर एग्जाम्पल एक हार्मफुल वायरस आ गया आपके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आपने, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो उसमें क्या था, वायरस था, एक पर्सन को वायरल इन्फेक्शन था, तो वो वायरस जो था लेट्स सपोज आरबीसी के साथ जो ब्लड था कंपोनेंट्स उसके साथ वो आ गया, ठीक है। अब लेट्स सपोज अब ये वायरस जो था वो बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट, उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी
और इस वायरस को, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी। और अगर वो कोई पैथोजन या फिर कोई मसला है हमारे आरबीसी में, या फिर ब्लड गलत लग गया है, एक पर्सन को ब्लड जो है वो गलत डोनेट हो गया है, उसकी बॉडी में चला गया है, तो अब उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है, अगर वो उसका अपना जो था नहीं था, लेट्स सपोज कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई या कुछ इस तरह का मसला हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया कि गलत ट्रांसफ्यूजन हो गई, अब एंटीजन बॉडी के अंदर चला गया। ठीक है, एंटीबॉडीज है, एंटीजन या एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया, तो आपको पता है उसके नतीजे में बड़े स्वेयर किस्म के रिएक्शन हो रहे होते हैं। आइडिया है ना आपको कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बड़ी खराब चीज भी है अगर वो आपके काबू में ना रहे तो, या आपसे किसी किस्म का कोई मसला या गलती हो जाए तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहे होते हैं। अगर हम लोग इस पर्सपेक्टिव से देखें कि ब्लड बैंकिंग को लेके, तो ये बेसिकली ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आगे जाके किस वजह से हो रहे होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी ने आपस में क्या किया, बाइंड किया, उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में जो कुछ होगा हम उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके नतीजे में या तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, या फिर उसको बॉडी से कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है फॉर एग्जांपल आरबीसी थे, ठीक है, उनके ऊपर एंटीजन था ए, गलती से ब्लड ग्रुप जो ट्रांसफ्यूज हो गया वो था बी। अब यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी दोनों मौजूद है, एंटीबॉडीज भी अगेंस्ट मौजूद हैं, ठीक है, सेल्स के। तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में ये होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाइंड हो जाएंगे और आरबीसी को क्या कर दिया जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं एकदम से, तो आपको पता है क्या होता है पेशेंट को, पेशेंट को होता है एकदम से बहुत ज्यादा शिवरिंग, पेशेंट को एकदम से इतना कपकपाहट होती है, इतना जोर का क्या उसको होता है कि मतलब शिवरिंग होती है, उसको एकदम से बुखार हो जाता है। और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जब आप देखोगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंट में शिवरिंग, पेशेंट को पायरेक्सिया यानी कि फीवर, और उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाना। अब वो किस वजह से हो गया, अभी मैंने आपको बताया कि जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन मौजूद है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ने बाइंड किया, और उसकी उन एंटीबॉडी के बाइंडिंग के नतीजे में उन जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जब उनको डिस्ट्रॉय किया गया तो उसके नतीजे में एकदम से आरबीसी टूटे, एकदम से जब आरबीसी टूटे उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, पर्सन को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। अब आपको समझ आ रही है हमारी एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी की अफादियत की? यस मैम। ठीक है, यानी कि हमारे पास प्रॉपर ब्लड ग्रुप का मैच करना और क्रॉस मैचिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास, एक मिनट बच्चों, मैं आपको 2 मिनट में बात करती हूँ, बस 1 मिनट नहीं, 1 मिनट के बाद ही बात करती मैम आपने कहा मैम मैम हूँ। जी जी, हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन होते हैं, तो एंटीजन एक आउटर पार्ट नहीं है, जैसा कि कोई मतलब फॉरेन बॉडी है ये तो। एंटीजन मैंने बोला कि बॉडी के स्टार्ट में जब मैंने एंटीजन के बारे में पढ़ाया था ना, तो मैंने उस टाइम पे बोला था एंटीजन हमारी अपनी मोस्ट ऑफ द टाइम वो फॉरेन एंटीजन होती है जिनके अगेंस्ट बॉडी का कर रही होती है, रिएक्ट कर रही होती है, लेकिन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के केसेस में, और एंटीजन आपकी बॉडी के अपने भी तो है ना, एनी पार्ट ऑफ हमारी बॉडी कोई भी प्रोटीन, कोई भी ऐसी चीज, वो सारी की सारी, वो सारी की सारी हमारे पास एंटीजन ही तो है। आगे मैंने अभी बोला कि हमारी अपनी बॉडी के एंटीजन के अगेंस्ट अगर बॉडी ने रिएक्शन करना शुरू कर दिया तो उसे हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। और दूसरा ये कि अभी मैं जो आपको समझा रही हूँ वो मैं ये कह रही हूँ बच्चों के, अगर गलत ट्रांसफ्यूजन हो गई है तो, गलत ट्रांसफ्यूजन हो गई है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप था ए, मुझे लग गया बी, अब बी के अंदर ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज थी और मेरे पास बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज थी, क्योंकि वो मेरे अपनी बॉडी के एंटीजन नहीं है, मेरी बॉडी ने उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के रखी हुई है। इज दैट क्लियर? अब ये कैसे बनती है ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो मैम फिर हम ये लोग ये डेफिनेशन में एंटीजन की, इसको हम फॉरेन सब्सटेंस तो नहीं ना कहेंगे? बच्चे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फॉरेन सब्सटेंसेस, टिपिकली प्रोटीन्स हैं, दीज आर फॉरेन सब्सटेंसेस, दीज आर मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक हो गया?
यस मैम। अगर जब आप नेक्स्ट ईयर में अपना इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे ना, तभी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने बोलते हुए आपको यही बोला था कि दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फॉरेन पार्टिकल्स। अभी भी मैं जो आपको ब्लड बैंकिंग के हवाले से पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ब्लड बैंकिंग पढ़ा रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि मुझे मेरा ए ब्लड ग्रुप था, मुझे बी वाला ट्रांसफ्यूजन हो गया। बी में क्या था, ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मौजूद थी, और मेरा अपना जो ब्लड है, मेरे पास बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मौजूद है। तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के आरबीसी को गतम गता हो गए, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर ली, पकड़ ली एक दूसरे के गिरेबान को। समझ आ रही है अब? समझ आ रही है? यस, यस मैम। ओके। अब क्या हुआ कि एंटीजन ने एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर लिया अपने एपिटोप्स और पैराटोप्स की मदद से। ठीक है। अब उसके नतीजे में या तो न्यूट्रलाइजेशन होगी या फिर एलिमिनेशन होगी। वंस इट हैज बाउंड, एंटीबॉडीज क्या करेंगी, या तो एंटीजन को पकड़ के उसके इफेक्ट को क्या कर देंगी, न्यूट्रलाइज कर डिस्ट्रॉय। देंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो न्यूट्रलाइज कर देंगी, ठीक है, या तो लेट्स सपोज अगर उसमें ये काम है कि वो किसी किस्म की डिजीज कॉज कर सकता है, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो उसकी उस इन्फेक्शन के जो एबिलिटी है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और दूसरा काम होता है कि उसको एलिमिनेट कर देना। ठीक है। अब उसका दूसरा काम क्या होता है, उसको एलिमिनेट कर देना। जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में बाइंड कर दिए, ठीक है, हमारी बॉडी किस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही होती है, हमारी बॉडी के पास लेट्स सपोज एंटीजन भी है, एंटीबॉडीज भी पड़ी हुई है आम रूटीन में, लेकिन बॉडी को तब पता चलेगा जब एक एंटीबॉडी जो है वो किसी एंटीजन के साथ बाइंड की होगी। बच्चे ये इम्यूनोलॉजी का काम है, अभी सिर्फ आपका इतना समझना है कि ये न्यूट्रलाइज कर देती है। ये आप फर्दर थर्ड ईयर में पढ़ोगे, ये अभी आपका डोमेन नहीं है न्यूट्रलाइजेशन को इतना ज्यादा डेप्थ में पढ़ना। ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना आपके लिए इनफ है कि उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। अब एंटीबॉडी तो जब एंटीजन के साथ बाइंड करती है तो एंटीबॉडी जो है उसकी शक्ल बदल जाती है। लेट्स सपोज मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि एंटीबॉडी की शक्ल बदल जाती है। अब उस बदली हुई एंटीबॉडी को हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है। एंटीजन एंटी की बॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, एंटीबॉडी में थोड़े से चेंजेस है, हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। अब इम्यून सिस्टम ने उसको रिकॉग्नाइज करके क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन एक हो गया। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम क्या कुछ हो सकता है, दूसरा काम ये हो सकता है एलिमिनेट। ऑप्शनाइजेशन। ऑप्शनाइजेशन का मतलब अगर मैं आपको आम आसान अल्फाज में समझाऊं तो मार्क कर देना है। मार्क करने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि हमारे घर पे ये वाले जो सामान पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास मेडिसिन पड़ी हुई है ये ओके है, और जो मैं कहूँ कि हमारे पास क्या हो चुकी है, आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं, मैं उनको मार्कर से निशान लगा दूं, अपनी अम्मा से बोलूं कि ये जो मार्कर से निशान लगे हुए हैं वो फेंक दी जाए। तो ऑप्शनाइजेशन बिल्कुल ऐसा ही है कि जो एंटीबॉडी के साथ क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ लगा हुआ है, ठीक है, एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी अटैच है, तो यानी कि वो एंटीजन एक किस्म का मार्क हो गया विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी। अब वो हमारी बॉडी के जो सेल हैं, मैक्रोफेजेस फेगोसाइट्स, वो क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको खा जाएंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। वन इज ऑप्शनाइजेशन यानी कि मार्किंग का प्रोसीजर। दूसरा होता है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का भी काम क्या हो रहा होता है, उस वाले जहाँ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वगैरह बने होते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करके, जहां वो उस एंटीजन और उस सेल को, अगर वो एंटीजन सेल के ऊपर अटैच है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर वो कोई पैथोजन है, बैक्टीरिया वायरस है कुछ है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि कंप्लीमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी अगर वो एंटीजन के साथ अटैच है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, देन उसको बॉडी से एलिमिनेट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और थर्ड वाला जो हमारे पास फिनोमेना होता है वो होता है एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलके बड़े बड़े गुच्छे बना देते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलके क्या करेंगे, गुच्छे बना देंगे। वो गुच्छे कैसे बनेंगे, एक एंटीबॉडी ने एक तरफ से एक एंटीजन को पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से दूसरे एंटीजन दूसरे वाले एंटीजन को पकड़ा हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ठीक है, अब ये एक एंटीजन यहाँ से इसके साथ अटैच है, यहाँ से अटैच है। अब यही वाला जो हमारे पास सेल है, यहाँ से इसको एक और एंटीबॉडी ने पकड़ा होगा, यहाँ से इसको एक और एंटीबॉडी ने पकड़ा होगा। इस तरह हमारे पास जितने ज्यादा एंटीजन होंगे, इस तरह आपस में क्रॉस चेन बन जाएगी। समझ आ रही है? हमारे पास क्या है, एक चेन बन जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में जुड़ते जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आपस में क्लम्प हो जाएंगे, इसे हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन के नतीजे में भी हमारी बॉडी के जो खाने पीने वाले सेल हैं, मैक्रोफेजेस हैं, फेगोसाइट्स हैं, वो आएंगे, वो इनको इंगल्फ करेंगे, इनको खा जाएंगे, इनको खत्म कर देंगे। इज दैट क्लियर?
कि हमारी बॉडी में बेसिकली किस तरीके से, अगर लेट्स सपोज हमारे आरबीसी के अगेंस्ट कोई रिएक्शन हुआ है, आरबीसी लाइस हो रही हैं, तो आरबीसी के कंपोनेंट्स को खत्म भी तो करना है। आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो वो क्यों, किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? वो ऑप्सोनाइजेशन के जरिए से हो रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की मदद से हो रहे हैं, और वो एग्लूटिनेशन की मदद से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलिए जी आगे मूव करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। अब एक दफा मेरी बॉडी में एक एंटीजन आया जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ने रिएक्शन, एंटीबॉडी ने बाइंड किया, मेरी बॉडी ने क्या किया, रिएक्शन कोज कर दिया। अब वो एंटीजन बॉडी से एलिमिनेट हो चुका है, तो क्या बॉडी को अब फर्दर अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कुछ थोड़ी बहुत याददाश्त में रखना चाहिए कि मेरे पास कुछ ऐसा चीज आई थी कि नहीं आई थी, ताकि जब यस नेक्स्ट मैम। टाइम वो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आए तो उसको जल्दी से पकड़ के उसको खत्म किया जाए कि भाई तुम तो पहले भी आए थे, बेगाने हो तुम, तो मेरे तो हो ही नहीं। ऐसा है ना? तो यस सेम मैम। ऐसा हमारे पास हो रहा होता है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी में। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी में ऐसा हो रहा होता है। एक दफा अगर कोई एंटीजन ऐसा आ गया जिसके अगेंस्ट बॉडी ने रिस्पॉन्स क्रिएट किया था। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के बारे में बच्चे मैंने बोला कि जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में बाउंड फॉर्म में होते हैं ना, उस टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। तो इस टाइम पे होकर रहा होता है जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है हमारी बॉडी में जिसमें मेजरली हमारे पास आई थिंक 9 या 20 प्रोटीन्स हैं, अमेजिंग से स्किप हो गया। तो ये क्या कर रही होती है, बेसिकली उस एंटीजन एंटीबॉडी जो आपस में कॉम्प्लेक्स बना के बैठे हुए हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करके क्या करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होके उस वाले, ओके बच्चे 20 है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, उसको टोटली इरेडिकेट कर देता है। ठीक है, उसको क्या करता है, उसके अगेंस्ट रिएक्शन कोज करवाता है, उसके डिस्ट्रक्शन कोज करेगा और उसको क्लियर करवाएगा बॉडी से। इज दैट ओके मारिया नासिर? इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी की बात कर रहे थे। अब ये था कि हम लोग बात कर रहे थे कि एक दफा बॉडी में रिस्पॉन्स हुआ तो नेक्स्ट टाइम उसको रिमेम्बर रखा जाएगा, उसको याद रखा जाएगा कि कभी मेरे साथ इस तरह की कोई अनहोनी हुई थी, इस तरह की। ऑब्वियसली बच्चे आ जाके तो डिस्ट्रक्शन ही करवानी है ना, जहां से मर्जी करवाओ, कहाँ से पकड़ के करवाओ, नाक से पकड़ के करवाओ या पाँव से पकड़ के करवाओ, जैसे भी करवाओ, करवानी तो डिस्ट्रक्शन ही है ना। आप कुछ जितनी ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं कि सिस्टम अलग से बने होते हैं कि अगर एक सही काम नहीं कर रहा दूसरा करे, दूसरा नहीं कर रहा तीसरा करे, और एक टाइम पे उसके अगेंस्ट ज्यादा रिस्पॉन्स करने के लिए काफी सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह हमारी बॉडी में सिर्फ एक चीज के ऊपर रिलाई नहीं किया जा रहा, बहुत सारी चीजों पर रिलाई किया जाता है। अब ये बन गई मेमोरी, और जब नेक्स्ट टाइम पे हमारे पास वही एंटीजन आएगा तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स ज्यादा क्विक होगा, ज्यादा जल्दी हो जाएगा और उसको जल्दी से पकड़ के खत्म किया जाएगा। ये मेमोरी का प्रोसीजर है। सेम हमारे पास वैक्सीनेशन में आ रहा होता है। वैक्सीनेशन खैर आपकी इतनी डोमेन नहीं है, लेकिन इसके साथ बैठ रहा था थोड़ा सा एंटीजन एंटीबॉडी के साथ, तो मैंने आपको बताना मुनासिब समझा। अब हमारे पास क्या होता है, वैक्सीनेशन में भी हम लोग वीकेंड एंटीजन दे रहे होते हैं, या इस तरह का कोई भी क्या होता है, या फिर डेड जो है एंटीजन या बैक्टीरिया वायरस जो भी है हम पैथोजन वो इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट बॉडी ही रिएक्ट करती है और वो मेमोरी के जरिए से अपने अंदर क्या हो रहा था, मेमोरी बना लेती है कि ये मेरी बॉडी के अंदर कुछ फौरन आया था। अब नेक्स्ट टाइम पे मुझे अगर इन्फेक्शन होगा तो मैंने इसको जल्दी से पकड़ के खत्म कर देना है, जस्ट लाइक द कोविड वैक्सीनेशन। ओके, अब बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी हमें डिस्क्राइब क्या कर रही है? अभी तक हम लोगों ने एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में इतना कुछ पढ़ा, हम लोगों ने उसको ब्लड बैंकिंग के साथ एसोसिएट किया, तो इसको एक निचोड़ बनाते हैं, इसका इसका एक कंक्लूजन बनाते हैं कि बेसिकली हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी हमारे पास हमें बता क्या रही है। एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी बेसिकली हमें बता रही है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसको ब्लड बैंकिंग के बारे में भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो ब्लड बैंक इज इम्यूनोहेमेटोलॉजी, दैट इज ऑल रिलेटेड टू एंटीजन एंटीबॉडी और उनके इंट्रैक्शन और इन सारी चीजों के बारे में। अभी आप लोगों ने बात की थी थोड़ी देर पहले कि एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, एंटीजन अपनी बॉडी के सेल्फ भी पार्टिकल्स होते हैं, उनके अगेंस्ट भी हमारी बॉडी क्या करती है, रिएक्शन करती है। जब हम लोग फर्दर टेस्ट पढ़ेंगे कोम्स टेस्ट, तो वो हमारी ब्लड सिस्टम के साथ एसोसिएटेड जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनको लेके हम लोग कर रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं कोम्स टेस्ट। डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा होता है, हमारे अपनी जो ब्लड के सेल हैं, आरबीसीज हैं,
उनके साथ कोई उनके अगेंस्ट उनके किसी एंटीजन के अगेंस्ट अगर बॉडी ने क्या है क्रिएट कर दिया है, अपना रिस्पॉन्स बना दिया, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में ये होगा कि हमारे अपनी बॉडी के अपने ही सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे। अब समझ आ रही है? ऑटो एंटीजेंस भी और फॉरेन एंटीजेंस भी। आप समझ आ रही है एंड पे आके आपको कुछ? यस यस Yes. मैम। मैम। अब बच्चों न्यूट्रलाइजेशन का जो बेसिकली प्रोसीजर है ना, वो बेसिकली हो रहा होता है पैथोजेंस के लिए। अब पैथोजेन का काम क्या होता है? डिजीज कोज करना। अब डिजीज कोज करने के लिए वो अपना बहुत सारे पैथोजेनेसिस के जो मैकेनिज्म को यूज कर रहा होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन में बेसिकली क्या किया जा रहा होता है, एंटीबॉडीज को यूज करके उसके एंटीजन को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि वो डिजीज कोज ना करे। बच्चे क्या होता है ना सफिया बच्चे? अच्छा, एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा होता है कि हमारे पास फॉरेन एंटीजन एंड सम टाइम सेल्फ एंटीजन, उसको रिकग्नाइज करके एंटीबॉडीज जनरेट की जाती हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बॉडी से फॉरेन एंटीजन, यहाँ पे हमारी बॉडी के अपने सेल्फ एंटीजन, उनके अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडी जनरेट करवाई जाती हैं। अब वो एंटीबॉडी दे हैव द एबिलिटी टू बाइंड विद दैट स्पेसिफिक एंटीजन जिसने उसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया, जिसने उसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया, वो एंटीबॉडी उसी एंटीजन के साथ बाइंड करेगी। इसे हम कहते हैं एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी। अब वो एंटीबॉडी बनी है आरबीसी के अगेंस्ट, अब वो बाइंड करे, हम कहें कि डब्ल्यूबीसी के अगेंस्ट, तो ये तो स्पेसिफिसिटी ना हुई ना, तो ये हम ये थोड़ी कहेंगे कि जिसने उसकी पैदाइश करवाई है तो वो उसके साथ लॉयल ही नहीं है। ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी भी होती है। एंटीजन टिपिकली मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर प्रोटीन्स। मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। वॉइस कट कट के आ रही है, अब ठीक है, अब ओके है? यस मैम। जो अच्छा, आपने बात बताई ना वो रिपीट कर दें, वो समझ नहीं आई ऐसा मैं क्योंकि कह कट रही हूँ कि के। हमारे पास क्या होता है कि एंटीजन यस मैम। जो है, अब हमारे जो एंटीजन रिकॉग्नाइज हुआ है, बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया, इधर उसने रिकॉग्नाइज कर लिया अपने सेल्फ एंटीजन को, या मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज अ फॉरेन एंटीजन जो उसने रिकॉग्नाइज किए। अब वो एंटीबॉडी उसी एंटीजन के साथ बाइंड करेगी, वो किसी और एंटीजन के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम बाइंड नहीं करती, इसे हम कहते हैं एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी। आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है तो आरबीसी के साथ ही बाइंड करके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करवाएगी, ना कि वो डब्ल्यूबीसी के साथ बाइंड करके डब्ल्यूबीसी को कत्ल करे। ठीक है, इस तरह नहीं होता। Antigen most of the time they are the proteins, but they can be something else too. They can be lipids, they can be any kind of pollen or any particle that is foreign to your body. ठीक है, और इवन बॉडी का अपना पार्टिकल्स भी। अब बी सेल्स क्या करती हैं, जिस टाइम पे एंटीजन की रिकग्निशन हो गई, बी सेल आगे आते हैं। बी सेल उन एंटीजन के अगेंस्ट क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाते हैं। अब एंटीबॉडी क्या करेगी, उस एंटीजन के साथ बाइंड करेगी उसको, इसे हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी। अब उसके साथ बाइंड करके वो क्या कर रही है, उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्रिएट करवा रही है। एंटीजन के एपिटोप की मदद से और एंटीबॉडी के पैराटोप की मदद से बाइंडिंग हो रही होती है, और उसके नतीजे में क्या हो रहा होता है, फर्दर हमारे पास डिपेंड करता है कि किस तरह का मैकेनिज्म होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूक्लियाइजेशन हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो सकती है, ग्लूटिनेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके नतीजे में क्या किया जाएगा, उसकी डिस्ट्रक्शन कोज की जाएगी। अब ये सारी बातें हो चुकी हैं, और बॉडी क्या करती है कि बॉडी अपने पास मेमोरी के तौर पे भी कुछ रखती है कि दोबारा कभी कोई मसला हुआ तो भाई साहब इसको पकड़ लेंगे और इसको खत्म कर देंगे, इसका खात्मा जल्दी मुमकिन बनाएंगे। और यही हमारे पास मैकेनिज्म है बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी का, जो कि यूज हो रहा है इन आवर ब्लड बैंकिंग, जो कि यूज हो रहा है इन टोटल इम्यूनोलॉजी में, इम्यूनोहेमेटोलॉजी में, और जो कि हमारे पास वैक्सीनेशन में भी यूज हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास समरी होगी हमारे सारे के सारे लेक्चर की। तो अब आपको बिल्कुल बेसिक ऑफ हमारे पास जो है इम्यूनोहेमेटोलॉजी या ब्लड बैंकिंग वो क्लियर होगी। क्लियर है? यस मैम। एनीवन जिसको समझ ना आई हो? अहमद, आमना, आसिफ, आयशा, आयशा सलीम, आयशा जी, बुशरा, दुआ, इर्सरुबाब, कोमल, माहम, मारिया, नासिर, और बाकी सारे बच्चे, किसी को कोई समझ ना आई हो? एनीवन? सारा कुछ क्लियर है? यस मैम।
यस मैम। यस मैम। किसी किस्म का कोई और सवाल? अच्छा, दूसरी बात। मैम मीटिंग जी माँ बच्चे। मैम मीटिंग टाइमिंग आप चेंज कर लें, 6 o'clock रख लें। 6 o'clock बच्चे मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। मैं ऑलमोस्ट कोई 3 बजे घर आती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने करना होता है आराम थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने किचन संभालना होता है, और उस टाइम पे मैं किचन में होती हूँ। अब मैं ये तो नहीं कह सकती मेरे बच्चे रोते हैं, क्योंकि अभी मेरे बच्चे नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, तो इसलिए। लेकिन फिर भी मुझे मसला होता है, घर संभालना होता है। ब्लड बैंकिंग की प्रिपरेशन बता देंगे बच्चों आपको कहाँ से करनी है। एनीवन एल्स, कोई मसला इसके अलावा, टाइमिंग के अलावा? मैम कल के टेस्ट में स्लाइड से ही प्रिपेयर करें? बच्चे, स्लाइड इज काइंड ऑफ preparation material, but is not something that can be complete guideline। ठीक है, आपको ये, इसमें हम लोग बेसिकली एक लेक्चर का मकसद होता है आपको एक का चीज के बारे में एक अच्छे से नॉलेज दे देना, लेकिन हम लोग इच्ची बिच्ची ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें नहीं बता सकते। ठीक है, आपने उसको अपने तौर पे भी पढ़ना है, आपने उसको गूगल से पढ़ना है, और आपने उसको अपनी जो हेमाटोलॉजी की बुक है उसमें से भी पढ़ना है साथ साथ। ऑब्वियसली उसमें आपको। और मैम जो हिस्ट्री ऑफ ब्लड बैंक है उसके अंदर काफी ज्यादा डिटेल्स है, साइंटिस्ट के नेम वगैरह और ये सब चीजें, क्या ये हमारे लिए एज सच इम्पोर्टेंट है यूएचएस के एग्जाम के लिहाज से? नहीं नहीं, हिस्ट्री ऑफ ब्लड बैंकिंग बेसिकली मैंने इसलिए ऐड किया था कि आपको पता हो कि मतलब किस तरह से ब्लड बैंकिंग कितनी एडवांसमेंट में आई है। एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू वो आपको काफी ज्यादा मतलब फायदे दे सकती है, आपकी नॉलेज के लिए वो ज्यादा है, और आपकी बेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एज सच वो उसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप उसकी डेट याद करें, आप ये याद करें कि कौन सा साइंटिस्ट ने किस टाइम पे कितना काम किया, तो ये चीजें याद करने वाली नहीं है। दैट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। और इसमें कुछ है कि लेट्स सपोज हम ये कहें कि ब्लड बैग जो था वो किस टाइम पे आया, इस तरह की छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज बेसिकली फॉर योर नॉलेज पर्पस। ओके मैम। इसके अलावा कुछ? मैं इस टाइम पे इसलिए इतना पूछ रही होती हूँ क्योंकि ग्रुप में आप लोग